Hello, Hi, how are you? I'm doing great. How are you, ma'am? I am doing great. Thank you for having me here. ओके ग्रेट सो जनरली हम क्या करते हैं मैम कि हम हमारे गेस्ट को हमारी व्यूअर्स के साथ हमारी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं आपके Okay. आने से पहले बट यू आर Okay. समबडी वेरी वेरी यंग बट समबडी वेरी वेरी टैलेंटेड आल्सो एंड मैं अपना आपका बायो देख रहा हूँ मेरे सामने तो मेरी टीम ने बताया कि शी इज वेरी यंग एंड टुडे फॉर योर नॉलेज वी गॉट अ लॉयर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर शो Okay. एंड Okay. वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट. Okay, today's guest is somebody with 12 years of extensive experience into litigation across criminal, civil, matrimonial, and corporate laws. Yani, she's a seasoned lawyer. She has established a full-time law firm based in South Delhi, and over the years, she has been involved into several high-profile cases. She's been involved, yes, and she's been practicing at Honorable Supreme Court of India, and of course, the other courts across the country. Deeply committed to the justice and dedicated to the principles of advocacy. So yes, we got a legal today. Please help me welcome Advocate Kanika Bharadwaj. Ma'am, आपका स्वागत है. Thank you so much for such a nice introduction. And thank you so much. I'm pretty sure हमारी conversations बहुत अच्छी होने वाली है आज. Oh, And absolutely. I wish जितने भी youth है उन्हें कुछ सीखने को मिले मेरे insight से. Great. मैम हम देख रहे थे आपके वीडियोस. आप तो मीडिया में ऑलरेडी छाए हुए हैं एंड हमने आपके 3-4 वीडियोस देखे हैं और हम देख रहे थे कि बिकॉज वी कैन नॉट नेम हियर but you've been handling a pretty high profile cases also. So yes, yes, I think the audience will come to know slowly and gradually, and once they visit your page also, they'll come to know. But yes, you've been pretty popular on video also. Yeah, I've been in media since a while now, and मेरा बहुत अलग व्यू है मीडिया ट्रायल को लेके. एंड आजकल बहुत चल रहा है मीडिया ट्रायल एंड ऑल, तो मेरे थोड़े से डिफरेंट व्यूज रहते हैं इस पे. बट आई ऑलवेज कम इन मीडिया एंड जो भी अपना मेरा जो भी स्टैंड है ऑलवेज टेक माई स्टैंड, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे मीडिया ट्रायल हो या कुछ भी हो, एक जो पार्टी का स्टैंड होता है वो देश के सामने आना चाहिए. एंड ये हमारा जस्टिस का सिस्टम है, हमारा लॉ है. एंड मुझे लगता है कि सभी को लॉ जानने का अधिकार है, तो जो भी केसेस में प्रेसिडेंट्स बनते हैं मुझे लगता है सभी को जानना जरूरी होता है. ग्रेट. ओके कनिका जी, हम ये सोच रहे थे कि देखिए जब लॉ की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक फियर जुड़ा हुआ है. व्हेन वी टॉक टू समबडी, ऐसा हमें बचपन में सिखाया गया था कि अथॉरिटीज के साथ, लॉयर्स के साथ ज्यादा हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए. एंड ये एक फियर सोसाइटी में बना हुआ है. द रीजन आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन व्हिच इज नो प्रॉब्ली क्रिएट अ कंट्रोवर्सी आल्सो, बट मैं ये चाहता हूं कि जब हमने आपकी टीम से बात की थी, we were very comfortable. We have spoken to almost 35 of creators, बहुत बड़े नामी गिरामी क्रिएटर्स के साथ हमने बात की है जो अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आए हैं. बट द वे वी वर सरप्राइज टॉकिंग टू योर टीम, प्रीटी हम्बल. Two is when my team spoke to you directly, you have been very kind to confirm the appointment straight away. I'm not trying to flatter you here. और जो परसेप्शन बना हुआ है सोसाइटी में और जो एक इमेज है उसके सामने, वे वी हैव इंटरेक्टेड विद पीपल इन योर टीम, इट वाज कंप्लीटली 360 डिग्री डिफरेंट. मैं चाहता हूं कि आज आप थोड़ा खुले दिल से बात कीजिए कि जो एडवोकेट्स है, जो लॉयर्स है हमारे, उनकी ये आपकी जो कम्युनिटी है वो किस तरह से ऑपरेट करती है, एंड ये जो इमेज बना हुआ है उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है दैट जो लॉयर्स है वो बहुत बदनाम है. और पूरी सोसाइटी लॉयर्स को मतलब एक अच्छे वे में तो डेफिनेटली नहीं देखती है, एक नेगेटिव वे में ही देखती है. और लोग कहते भी है कि काले कोट से आप बच के रहिए, हमेशा बचना चाहिए काले कोट सॉरी फॉर से. दैट. हाँ, दिस इज समथिंग विच इज जो सब है और जो फैक्ट है. आई थिंक मुझे कन्फ्रंट करने में कोई इशू नहीं है. और बहुत सारी परसेप्शंस है हमारे प्रोफेशन को लेके कि वकील है तो झूठ ही बोलते होंगे, या वकील है तो ये तो बहुत क्लेवर है. और खासकर देखिए जब कोई महिला वकील हो तो उसके लिए तो वैसे तो प्रोफेशन खराब है ही, लेकिन उसके लिए तो डबल प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको सोसाइटी में अलग ही तरह से जज करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया उसकी पर्सनल लाइफ. कहते हैं महिला वकीलों की शादियां भी नहीं होती. तो बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें हैं. और तो बहुत सारा नेगेटिविटी है इस कम्युनिटी को लेके लोगों के दिमाग में, जो कि मुझे लगता है एक मिथ है. हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग अपना काम करते हैं. देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हर एक्यूज को, जो हर व्यक्ति है उसको अपनी बात रखने का हक है. अगर क्या होगा, और मैं ये भी बता दूं, लोग ये भी कहता है कि अगर चाहे 10 लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया है वो आजाद हो जाए, लेकिन एक इनोसेंट इंसान कभी जेल में सड़ना नहीं चाहिए, या एक इनोसेंट व्यक्ति को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए. बेशक 10 ऐसे लोग जिन्होंने गलत काम किया हो वो निकल जाए जेल से बाहर, लेकिन एक इनोसेंट व्यक्ति कभी भी जेल में नहीं रहना चाहिए. तो ये हमारा जो
बेस है वो ये सिखाता है। तो डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति है, चाहे वो अब एक्यूजेशंस तो बहुत सारे लगते हैं। आप देखिए हमारे देश में कि किस लेवल पे आजकल जो रेप के लॉज हैं उनका मिसयूज हो रहा है, किस लेवल पे जो मैट्रिमोनियल लॉज है उनका मिसयूज हो रहा है। मुझे लगता है 75 से 80% केसेस तो फेक है, और वो है। करेक्ट, और करेक्ट। तो आप मतलब क्या, सामने वाले व्यक्ति अपने आप को डिफेंड भी ना करे, और अगर हम उसे डिफेंड कर रहे हैं तो हम गलत हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति के पास, चाहे वो कोई भी हो, उसने कुछ भी किया हो, उसको अपनी बात रखने का अधिकार है। और अगर हम उसको डिफेंड करते हैं तो हम सिर्फ अपना काम करते हैं, हमारा प्रोफेशन है। तो ये जो बहुत छोटे छोटे मिथ है, ये बेकार के, ये सब चीजें, तो इन आई थिंक अब सोसाइटी को इन सबसे उभरना चाहिए, मुझे लगता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। इनफैक्ट वी मेड इट अ पॉइंट कि हम आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरी एडवाइजरी टीम ने बोला कि सर ये वी शुड नॉट स्टार्ट ऑन अ नेगेटिव नोट। ऐसे देखिए, शी इज अ यंग लॉयर, शी इज अ यंग प्रोफेशनल, वो मीडिया से भी है, उनकी ग्रिप है लॉ पे। हम क्यों उनसे ये चीज नहीं पूछ सकते? बिकॉज आई थिंक शी बीन वेरी वोकल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। बिकॉज मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, आपका स्टैंड पॉइंट बहुत क्लियर है चीजों में। यू नेवर बीन इन डायलेमा और ऑन डिप्लोमेट लेवल, you have been very transparent upfront on things which matters to people at large. So I thought ये सवाल पूछना चाहिए, और जरूर आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन इट। 100% ट्रांसपेरेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एज पर माई ओपिनियन, क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपको, हमें, हम लोग भरोसा करते हैं हम पे। अगर मैं कोई केस ले रही हूँ तो वो क्लाइंट भरोसा करता है मुझ पे कि ये जो है ये मुझे इस केस से बाहर निकालेगी। जैसे कि एक पेशेंट भरोसा करता है एक डॉक्टर पे कि मुझे ये बीमारी हुई है, और वो डॉक्टर के हाथ में अब सब कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पेशेंट को तो नॉलेज नहीं है कि क्या मेडिकल टर्म्स है और क्या चीजें, और वो डॉक्टर क्या करने वाला है उसको कुछ नहीं पता। सेम हमारे प्रोफेशन में है कि जो क्लाइंट है उसको नॉलेज नहीं है लॉ की। हालांकि हाँ, आजकल काफी लोग, एआई है, गूगल है, सब लोग पढ़ के आते हैं, आजकल वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट हाँ, फिर भी एक लॉ समझना और लॉ को इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। वेरी ट्रू। आपने लॉ समझ लिया, ओके, वेल एंड गुड, बट उसको अप्लाई करना, उसको कहाँ, किस तरह से, कब यूज करना है, यू डोंट नो, एंड वो कभी आपको नहीं आ पाएगा। तो जब क्लाइंट ट्रस्ट करता है हम पे, तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड वी हैव टू बी जेन्युइन। कि कई कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जैसे प्रॉपर्टी केसेस है। मेरे पास ऐसा केस था जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस प्रॉपर्टी में लगाई, और वो प्रॉपर्टी फ्रॉड निकला। अब वो ओह, बंदा, वो उस बंदे की, और एंड ही वाज, आई थिंक ही वाज 55 प्लस, तो मतलब उसके पास ज्यादा, और उसने पूरी अपनी जो भी बैंक बैलेंस था उसने सारा इकट्ठा करके, उसने ये सोच के कि भाई अब मेरा एक घर होगा, उसने एक फ्लैट में इन्वेस्ट किया, और वो एक स्कैम निकला, और उसके पैसे मतलब ऑब्वियसली फंसे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हम कर रहे हैं। तो ऐसे क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा जेन्युइन, मैं जेन्युइनली भी अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि भाई इतने परसेंट चांसेस हैं जीतने के, इतने परसेंट चांसेस हैं हारने के, बट हाँ, विल आई ट्राई कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दूंगी। दैट इज माई जॉब एट दैट टाइम। करेक्ट। See, I think what the kind of feeling which you are generating right now, being a new age lawyer, is I think the transparency level is the highest thing, I think, which you can feel here right now. Because जिस तरह से आप पेश आ रहे हैं, और हमने बाकी और क्रिएटर्स के साथ भी बात की है, बट यू बीन वेरी वोकल एंड अपफ्रंट ऑन दिस कि ये चीज है, तो आई थिंक वो काबिल तारीफ है। सेकेंड, आई थिंक मैम, हम चाहते हैं कि बिफोर वी डीप डाइव इनटू योर क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टोरी बताइए, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स आपको देखने वाले हैं, बहुत यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं, और ये थीम पूरी यंगस्टर्स की है। आई थिंक वी वुड लव टू हियर योर स्टोरी। ऑलराइट, परफेक्ट। सो मेरी स्टोरी बस ये है कि मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, एंड सिंस द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट माई गोल। जनरली आजकल जो यूथ है उनको यही नहीं पता, लाखों बच्चे लॉ कर रहे हैं बट दे डोंट नो कि उन्हें जाना कहाँ है, डायरेक्शन लेस भाग रहे हैं इधर उधर, कुछ नहीं पता कि, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है, बहुत बहुत वाइड है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है लॉ के बाद। यू कैन जॉइन अ कॉर्पोरेट फर्म, या फिर आप टैक्सेशन में आ सकते हो, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हो, आप एक गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हो। देन कम्स द लिटिगेशन, ऑब्वियसली, जो मुझे लगता है लॉ का एसेंस है लिटिगेशन। तो लिटिगेशन है, मतलब इतने सारे ऑप्शंस है। बैंकिंग के एग्जाम्स दे सकते हो, आप लीगल मैनेजर बन सकते हो बैंक में, बहुत सारे ऑप्शंस है लॉ करने के बाद। बट लिटिगेशन जो एक है वो हर किसी के लिए नहीं बना होता। लिटिगेशन इज नॉट
समथिंग कि हर कोई कर पाए। लिटिगेशन के लिए पैशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियली जो बाहर से प्रोफेशन दिखता है, वो जो यूथ है वो बहुत अट्रैक्ट हो जाता है इस प्रोफेशन को लेके इनिशियली, कि जब वो देखते हैं बड़े बड़े लॉयर्स को, जब कभी राम जेठमलानी थे, वो अपनी मर्सिडीज से निकलते थे, यूथ देखता है कि अरे लॉ में तो ऐसा है कि सीधा ही मैं केस करूंगा और मर्सिडीज से उतरूंगा। तो ये जो यूथ है ना आजकल बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, ब्रांड की तरफ भाग रहे हैं और लग रहा है बहुत पैसा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो पैसा है। वो राम जेठमलानी 50 साल की उम्र में जाके राम जेठमलानी बना था, उससे पहले ही वॉज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। तो अब सेम सारे लॉयर्स का है, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ ही लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो दिस प्रोफेशन में ये क्या है, इनिशियली आपको ज्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे किसी भी केस के, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो। ऑब्वियसली अगर आपका बैकअप है देन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो इनिशियली आपको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे केसेस के। कई कई केसेस आपको फ्री में भी करने पड़ेंगे, जो मैंने भी किए थे। प्रोबोनो भी करने पड़ते हैं केसेस, और इनफैक्ट मैं क्या, बड़े बड़े सीनियर्स जो है वो करते हैं प्रोबोनो आज के टाइम पे। जैसे निर्भया का केस हुआ, प्रोबोनो, सारे प्रोबोनो थे। ओके। तो ये प्रोबोनो केसेस चलते हैं। तो ये जो तो मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरा कोई बैकअप नहीं था। एंड कमिंग टू दैट, जैसे मैंने बताया कि मेरा गोल बहुत क्लियर था। आजकल के यूथ का गोल बिल्कुल नहीं, डायरेक्शनलेस इस प्रोफेशन में आने से कुछ नहीं रखा। अगर आप पैशनेट हो इस प्रोफेशन के लिए तभी एंटर करो, एल्स आप क्विट कर दोगे विद इन 5 to 10 years, दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। ओके। तो मैं श्योर थी कि मुझे लिटिगेशन ही करना है, सो लिटिगेशन में आई। एंड देन वही स्टार्टिंग के स्ट्रगल्स, मतलब ऑफिस नहीं था एंड वो ऑफिस ढूंढना, एंड आजकल तो चेम्बर्स भी नहीं मिलते इतने इजीली, तो वो चेम्बर तक पहुंचना। तो इनिशियली ऑब्वियसली सब सारे सारे जितने भी यंग वकील होते हैं ना, उनकी गाड़ी ही उनका ऑफिस होता है। एंड ये सबके साथ है। ये जब वो यंग लॉयर्स मेरी बात सुनेंगे ना, वो शॉक नहीं होंगे, बट आप लोग शॉक होंगे शायद, कि सारे लॉयर्स जितने भी होते हैं जो यंग लॉयर्स है फर्स्ट जनरेशन, उनका पहला ऑफिस उनकी गाड़ी ही होता है। तो सारी फाइल्स गाड़ी से ऑपरेट, सारी फाइल्स गाड़ी की डिक्की में रखते थे हम लोग, एंड वहां से स्टार्ट किया। एंड वन डे आई वाज ब्रोकन लाइक एनीथिंग। आई वाज लाइक नहीं हो पा रहा है इस प्रोफेशन में, दिस इज समथिंग कि शायद लड़कियों के लिए है ही नहीं, या नहीं बना, या मैं ये भी सोचती थी कि लड़की को कोई क्यों केस देगा। फिर सेकंड में सोचती थी कि मुझे कोई फीस क्यों देगा, मैं तो अभी, मेरे को तो 2 साल एक्सपीरियंस हुआ है अभी, जितनी फीस वो मुझे देंगे इससे बेटर है कि वो किसी 5 साल या 10 साल एक्सपीरियंस वाले वकील को दे दे। तो मतलब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे दिमाग में, बहुत सर्किट इधर उधर क्रॉस कर रहे थे। आई वाज लाइक कंप्लीटली ब्रोकन, बट देन आई जस्ट रियलाइज्ड कि कनिका देखो, करना है तो करना ही है। देयर इज नो, अभी दिस द ओनली थिंग जो मुझे आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, मतलब मैं शायद मैथ्स में मर मर के पास हुई हूँ। तो उसके बाद अकाउंट्स में भी शायद पता नहीं मेरा क्या ही हाल था, मैं याद करना भी नहीं चाहती अपना वो टाइम। सो मतलब वेरी एवरेज स्टूडेंट, बट यही एक चीज थी जो मुझे आती थी। आई नो दैट आई एम नॉट गुड इन स्टडीज, बट आई एम वेरी गुड एट फील्ड। बहुत अच्छी हूँ मैं फील्ड पे, मैं फील्ड में मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझसे आप मेरे सामने फील्ड में कोई नहीं टिक सकता, वो मुझे पता था। वेरी श्योर, वेरी श्योर। कुछ चीजें होती है जो आपको रियलाइज हो जाती है अपने में, दैट यस ये तो मेरा ही है। तो मैं श्योर थी कि करेगा जो करना है यही करना है, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं है। तो अब आंख बंद करके ना घुस जाओ, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर मैंने एक लिस्ट बनाई कि मुझे अपने स्टार्टिंग के पहले 25 केसेस चाहिए। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 25 केसेस अगर मेरे पास आ गए तो कम से कम मैं एक दिन में एक बार कोर्ट जरूर जाऊंगी, कोई केस लड़ने या कोई अपेयरेंस मार्क करने। तो मेरा अब सिर्फ एक गोल था कि अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। मुझे सिर्फ 25 केसेस चाहिए, दैट्स इट। एंड मैं बस उसी में लगी रही, 25 केसेस। मैंने पूरा लिस्ट बनाया एंड केस 1, केस 2, केस 3 करके लिखा, और जिस दिन वो 25 लिस्ट पूरी हो गई, उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कि क्योंकि ऑब्वियसली आप एक दिन में एक बार कोर्ट जा रहे हो, मीन्स आपकी प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, गाड़ी चल रही है, चाहे धक्के मार के चल रही है, कैसे भी चल रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, ठीक है, हो जाएगा। बस वो दिन था। उस दिन के बाद मेरे को नहीं लगता मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है। और मैं सभी यंग लॉयर्स को या जो यूथ है उनको भी यही बोलूंगी कि अगर लिटिगेशन में आना है तो एक तो पक्का मन बना लो कि बहुत बैंड बजने वाली है, हर तरह से मतलब कोई एस्पेक्ट ऐसा छूटेगा नहीं जहां आपकी बैंड नहीं बजेगी। सेकेंडली, वकील आप तभी बन सकते हो जब आपके पास क्लाइंट है। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो आप वकील नहीं हो, चाहे आपके पास कितनी ही नॉलेज हो, चाहे आप नॉलेज में जज को भी छोड़ दो, लेकिन आप वकील नहीं हो जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है। तो शुरुआत करने के लिए पहले 25 क्लाइंट ले आओ,
बस उसके बाद देखना, मेरे हिसाब से कभी आप भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। सो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आई व्हेन आई स्टार्टेड एंड ऑल, एंड बस वही उसके बाद नाउ आई एम हियर। ग्रेट। आई थिंक कनिका जी, जिस तरह से आपने अभी बताया आपकी स्टोरी के बारे में, यू गिव इनफ ज्यूस फॉर द शो। मैं चाहूँ तो अभी इसको अभी यहाँ पे हम लोग खत्म कर सकते, बिकॉज आपने दो चीजें यहाँ पे जबरदस्त कही कि आपने, यू आर वेरी क्लियर कि मेरे सामने टिकना फील्ड में कोई नहीं कर सकता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये चीज बताई है, आपने युवाओं को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, ये क्लिप अगर वो लुक में देखेंगे ना, आई थिंक कनिका जी दे आर गोइंग बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें जो चीज करनी है उसके लिए हमें पीछे बढ़ना पड़ेगा। एंड वुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस। एंड टू, आपने ये चीज भी बताई कि बैंड तो बजने वाली है। आई थिंक सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट जिस तरह से आपने क्लियर या कट बात आई मीन करके, मैंने यूथ की लैंग्वेज में ही बोला है, और एग्जैक्टली कि जिस तरह मतलब से आपने बताया, आई हाँ, थिंक ये उनको हार्ड हिट करने वाली है, पर साथ साथ में इतना इंस्पायर करने वाली है कि दे विल गेट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी कि दिस इज इट, हमें यही करना है। सो आई थिंक वी वांटेड दिस एंड यू हैव गिवन दिस, थैंक यू फॉर दैट। सो आपने कुछ चीजें सीखी होगी आपकी पढ़ाई से, कुछ चीजें सीखी होगी आपके एक्सपीरियंस से जो आपने अभी बताई है कि बैंड तो बजती है, पर कुछ चीजें आपको लाइव कोर्ट रूम में सिखाई होगी कि जहां पे आपको लगा कि यार ये तो जबरदस्त है, या समथिंग वुड हैव हिटेड यू वेरी हार्ड, maybe emotionally, maybe rationally, maybe even in terms of your advocacy also, ऐसा कुछ बताइए। राइट। सो देखिए, सबसे पहले जो रियल वर्ल्ड है, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। और दुनिया, मतलब मैं हर हर स्टोरी के ना देर हमेशा दो साइड्स जरूर होते हैं। ये चीज अब अपने दिमाग में घुसा के इस प्रोफेशन में आई है, क्योंकि मैं इनिशियली, मेरे पास कोई सीनियर नहीं था, मैंने जो भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो इनिशियली जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, कि मेरे सामने क्लाइंट आता था ना, तो हमेशा रोता हुआ आता था, हाथ जोड़ के, मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया। इनिशियली जब केस चलता तो मैं बहुत सेंटिमेंटल स्टार्टिंग में, अब तो मैं बिल्कुल इमोशनल लेवल में जीरो है इस टाइम पे, बट स्टार्टिंग में मैं बहुत सेंटिमेंटल, मैं तो भाई उनकी बातों में आ जाऊं, क्लाइंट्स की बातों में, कि भाई इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मेरे को तो लड़ना ही पड़ेगा इसके लिए, ये तो बहुत इनके साथ बुरा हो गया, इनकी तो जिंदगी खराब हो गई, दिस दैट। जब केस स्टार्ट हुआ, कोर्ट रूम में आए, दूसरी पार्टी आई, एविडेंस देखे, तो ये तो वापस मेरे ऊपर ही आ गई चीज, ये गलत तो मैं ही हूं। तो ये, आई ऑलवेज से, हमेशा कॉइन के दो साइड्स होते हैं। नेवर ट्रस्ट योर क्लाइंट ब्लाइंडली, नेवर डू दैट, बिकॉज वो क्लाइंट है, वो आएगा ही आपके पास इसलिए, वो पूरा प्रोज एंड कॉन सब कुछ निकाल के, हर कोई इंसान, और आई थिंक ये साइकोलॉजी भी है कि हर कोई इंसान आपको अपनी पॉजिटिव चीजें बताएगा, नेगेटिव कोई कुछ बताएगा नहीं, सब कुछ पॉजिटिव ही बताएंगे। तो जब भी कोई क्लाइंट आए तो उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक केस बताती हूँ आपको। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और मैंने जस्ट अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया था। सो मेरे पास एक केस आया, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ कंसेंशुअल रेप काइंड ऑफ अ केस, मतलब रिलेशनशिप था, गर्ल एंड गाय, दे वर इन रिलेशनशिप, एंड जो लड़की है वो मेरे पास आई रोते रोते कि इसने मेरा रेप कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ। तो आई वॉज वेरी कि ओ माई गॉड, ये कैसे हो गया आपके साथ, एंड ये तो बहुत इस सोसाइटी में बहुत गलत हो रहा है अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, दिस एंड दैट। उसके बाद जब पता चला, एविडेंस आए, सारी चैट सामने आई, सारी वीडियोस ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई लड़के की साइड से, तो पता चला दैट शी वाज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम, एंड दिस वाज अ कंप्लीट फॉल्स केस। सो इस तरह की चीजें कोर्ट रूम में होती हैं, पर ये जो चीजें हैं ये आपको एक्सपीरियंस ही सिखा सकता है, कोर्ट रूम ही सिखा सकता है आपको ये चीजें, और कोई नहीं सिखा सकता। ना ये चीजें किताब में लिखी हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको लॉ पता है, बट लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ, कैसे, कब होता है, वो आप कभी नहीं समझ सकते, वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस से ही आ सकता है। तो करेक्ट। ये चीज हुई उस दिन, मेरे को बहुत बुरा लगा, बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ लाइक इमोशनली अटैच टू द गर्ल, कि आपके साथ ये हो गया। आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर एज अ फ्रेंड, बट उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ दो चीजें। नंबर वन, क्लाइंट दोस्त नहीं है, क्लाइंट है, एक सब्जेक्ट है, उसको बोलो कि आप सब्जेक्ट हो एक, और उस पे काम करो तो ज्यादा बेटर होगा आपके प्रोफेशन के लिए। सेकेंडली, आपको अपनी क्लाइंट की सारी स्टोरीज पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, यू अप्लाई योर ओन माइंड। अगर आप क्लाइंट की स्टोरीज पे निकल चले ना, तो आप सारी जिंदगी में सारे केस हारोगे ही हारोगे, बिकॉज क्लाइंट कभी सच बोलेगा ही नहीं। वो आपको देखना है, पेपर्स में आपको फाइल पढ़नी है, आपको देखना है दूसरे पार्टी ने क्या रिप्लाई दिया है, क्या एविडेंसेस दिए हैं। यू एज अ लॉयर हैव टू टेक अ स्टैंड, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई क्या है और इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, और वो बेस्ट पॉसिबल आपको क्लाइंट को करके देना है। दैट्स इट, दिस इज योर जॉब। करेक्ट। सो आई थिंक प्रीटी इंटरेस्टिंग जिस तरह से आपने बताया कि यू हैड एन इमोशनल अटैचमेंट, देन यू रियलाइज कि ये तो कंप्लीटली अपोजिट साइड पे है। वाज देयर एनी सिचुएशन जहां पे
you had a great learning के I think this also could happen to people or this could also happen in the professional world. ऐसा कोई situation या ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे without naming anybody you can share something? नहीं मतलब देखो कोर्ट एक ऐसी चीज है ना, एवरी डे न्यू केसेस, न्यू फैक्ट्स, न्यू जजमेंट, एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू स्टोरीज, सब कुछ नया नया होता है, हर हर केस एंड एवरी केस इज डिफरेंट। मतलब ऐसा प्रेसिडेंट्स है, ऐसा कहते हैं कि सिमिलर प्रेसिडेंट्स ढूंढ लो, बट फैक्चुअली लॉ तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट ही रहेगा, बट फैक्चुअली एवरी केस इज अ डिफरेंट केस। तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही सीखा है कि पहले तो लगता था कि अच्छा ये एक डिवोर्स केस है, तो सेकंड डिवोर्स केस आया तो चलो वो भी सिमिलर केस ही होगा, निपटा लेंगे, कर लेंगे। बट सेकंड डिवोर्स केस आया वो कंप्लीटली डिफरेंट, तीसरा आया वो कंप्लीटली लोगों के माइंडसेट डिफरेंट, चौथा आया कंप्लीटली डिफरेंट। तो एवरीथिंग इज न्यू और हर दिन अलग होने वाला है, हर स्टोरी एक अलग होने वाली है। बस मैंने यही सीखा है कि प्रीवियस केस के जो फैक्ट्स हैं वो अपने दूसरे केस में अप्लाई मत करो। Okay. Your audio got disconnected. ओ ओके ओके। Now it is okay. Now it is okay. Now it is okay. Yeah. Okay. Great. Oh, great. Fine. चलिए. तो मैं कुछ basic से सवाल है हमारे पास. I think we had a lot of demands. So we are asking those questions to you. Okay. Great. What is one thing basic which as a common man, if somebody is a graduate or somebody is getting into a job, should know in terms of his employment agreement or his employment aspects? What are the basic fundamentals कि अगर उन्हें कोई offer letter sign किया है या कोई agreement sign किया है, what are the basic fundamentals they should keep in mind? Okay, so very interesting question and I would love to answer this question because बहुत सारे employees हैं जो आज के टाइम पे harass हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे employees हैं जिनको पता नहीं है legal terms, और because जो employer होता है वो हमेशा एक influential position पे होता है, वो आपको influence करके, because employee की तो मजबूरी है, वो तो job Correct. उसको job चाहिए, वो तो कहीं पे भी sign कर देगा, वो तो कुछ भी कर देगा on the spot। तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमेशा एक पावर में होते हैं और वो पावर का यूज करके वो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय है उनसे ऐसे ऐसे टर्म साइन करा लेते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। तो सबसे दो तीन चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहला क्लॉज जो उनको चेक करना है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ऑलवेज चेक आर्बिट्रेशन क्लॉज। ऑलवेज चेक कि आपके अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है या नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो वेल एंड गुड, गो अहेड विद आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है तो इट्स अ अलार्म। फटाफट जाके एम्प्लॉय को बोलिए कि अगर, क्योंकि आर्बिट्रेशन क्लॉज जहां होता है वहां सिविल सूट आप नहीं डाल सकते। जहां जहां पे भी आर्बिट्रेशन क्लॉज आएगा सिविल रेमेडी जो है वो खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आर्बिट्रेशन ही होना चाहिए। एक कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जहां पे कोई क्रिमिनल फ्रॉड ये सारी बातें नहीं होती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। इट इज ऑलवेज अबाउट या तो पैसों के पीछे लड़ाई होगी या वर्किंग आवर्स या ग्रेचुइटी, पीएफ, दिस दैट। तो ये बैठ के रिजॉल्व हो सकती है, ये ऐसी चीजें हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। बट जो एम्प्लॉयर है वो जानबूझ के आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं डालता है क्योंकि उसे कोर्ट जाना है। उसे पता है कि मैं कोर्ट लेके जाऊंगा तो ज्यादा हरास होगा और ये मेरी बात मान लेगा। तो ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि आर्बिट्रेशन क्लॉज जहां है इट्स अ ग्रीन फ्लैग, और जहां आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है इट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग। यू कैन जस्ट नेगोशिएट कि भाई आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दो। नंबर 2, या तो ये आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? अगर कोई कॉमन मैन है, कोई युवा है, 22 साल का लड़का लड़की है, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या देखना है उसके ऑफर लेटर में। उसके ऑफर लेटर में एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड में लिखा होता है और एंड में वो पूरा लिखा ही होता है दैट दिस इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, या फिर लिखा होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये दो वर्ड्स Okay. होंगे जो हमेशा अग्रीमेंट के एंड में लिखे जाते हैं। आप Okay. एंड में देखोगे अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज है तभी वो वर्ड लिखा जाएगा आर्बिट्रेशन। Okay. पूरे अग्रीमेंट में कहीं आर्बिट्रेशन आपको वर्ड ही नहीं दिखेगा। Okay. और उसका पूरा मैकेनिज्म भी लिखा होता है कि कहाँ पे आर्बिट्रेशन होगा, किस प्लेस पे होगा, और उसे रिलेटेड जो भी है लैंग्वेज क्या रहेगी आर्बिट्रेशन की, कॉस्ट कौन बियर करेगा आर्बिट्रेशन का, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। तो Okay. अग्रीमेंट में अगर नहीं लिखी है तो उसमें साफ लिखा होगा कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट द मैटर विल गो इनटू द कोर्ट। Okay. तो ये बहुत ही सिंपल, ऐसा इसमें कोई बहुत ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। पहली बात तो पढ़ो, एम्प्लॉय को मैं बोलना चाहती हूँ पढ़ो। नहीं पढ़ते हैं लोग। मेरे पास आज भी ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं जो बोलते हैं मैम ये तो मैंने साइन कर दिया था स्टार्टिंग में, अब मुझे पता नहीं है क्या है, अब आप देख लो इसमें क्या करना है। अरे व्हाट इज दिस? ये आपका पूरा करियर तो खराब नहीं कर सकता लेकिन पूरी फाइनेंशियली आपको
तोड़ सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना इजीली साइन नहीं करना है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसको पढ़ो तो सही एटलीस्ट, कि देखो तो सही कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस चीज के। तो पहले तो पढ़ो, राइट। करेक्ट। उसके बाद ये वाला क्लॉज, आर्बिट्रेशन क्लॉज देखो, ये आपके फेवर में आ सकता है। सेकेंडली उसमें जरूर पढ़ो कि नोटिस पीरियड कितना है और क्या उसमें लॉक इन पीरियड है या नहीं है। ये दूसरी चीज है, क्योंकि कई एम्प्लॉयज नहीं देखते कि लॉक इन भी लिखा है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर डाल देता है कि 1 साल का लॉक इन है, 2 साल का लॉक इन है, बट एम्प्लॉय नहीं देखता उसको। और जब एम्प्लॉय आता है रेजिग्नेशन देने पे, या एम्प्लॉय को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बोलता है भाई मुझे तो रिजाइन करता है, एम्प्लॉयर बोलता है देखो भाई तुम्हारा तो लॉक इन है 2 साल का, तुम तो छोड़ ही नहीं सकते जॉब, अगर छोड़ोगे तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये दो चीजें तो आई थिंक मुझे ये तो एम्प्लॉय को देख ही लेनी चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चलो नोटिस पीरियड 2 महीने का हो गया, ठीक है 2 महीने नोटिस पीरियड दे दिए, उसके बाद रेजिग्नेशन हो जाएगा, ये ऐसी चीजें होती हैं जो मैनेजेबल होती है। लेकिन ये दो चीजें ना मैनेजेबल नहीं होती है, तो ये तो जरूरी पढ़ लिया करो। करेक्ट। तो कैन वन बैड कॉन्ट्रैक्ट स्पॉइल द कैरियर? सॉरी, वन इट कैन नॉट बेसिकली स्पॉइल द करियर, बिकॉज हमारे जो लॉज हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट इज ओके, बट लॉ इज ऑलवेज बिगर, ठीक है। लॉ हमेशा बड़ा होता है एक अग्रीमेंट से। अगर एक अग्रीमेंट में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि इनवैलिड है लॉ में, तो लॉ बड़ा होगा, अग्रीमेंट बड़ा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा लॉ है ना, वो इक्वल बनाया गया है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जिंदगी भर मजदूर बना के रखता। तो लकीली हमारा लॉ एक ऐसा है जो इक्वल राइट्स दिए हैं एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। तो पहली बात तो ये है, विच इज अ गुड थिंग, दैट अगर अग्रीमेंट में कुछ इनवैलिड चीज भी है, तो अगर वो लॉ में अगर वो लॉ विल ऑलवेज सुपरसीड, तो लॉ आपको बचा लेगा उस चीज में। अगर लॉ करेक्ट। में वो सही है तो वो जो अग्रीमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो पर्टिकुलर क्लॉज, ठीक है। तो ये तो एक चीज है। तो करियर तो खराब नहीं कर सकता, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट, या मैं बोलूं एक गलत कॉन्ट्रैक्ट, आपको फाइनेंशियली तोड़ सकता है। तो ये चीज आपको देखनी है कि फाइनेंशियली भी, ऑब्वियसली अगर एक एम्प्लॉय है, वो अपना बेचारा सुबह काम पे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, और एक गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के चक्कर में अगर उसकी पूरी मेहनत और उसके पूरे पैसे चले जाएं, या वो एक लायबिलिटी या डेट में आ जाए, तो एक एम्प्लॉय के लिए आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है। एम्प्लॉयर के लिए तो मामूली सी चीज होगी। तो करेक्ट। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि करियर खराब नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फाइनेंशियली अपने आप को इतना मतलब तोड़ लो। तो इट्स ऑलवेज करेक्ट। बेटर कि प्लीज अपने एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स या तो रिव्यू करवा लो, या आप खुद ही अच्छे से पढ़ लो, या अगर कोई डाउट है तो पहले ही एम्प्लॉयर से क्लियर कर लो और वहीं पे नेगोशिएट करो। Correct. So I think what you're suggesting here is they should have the habit of going through the entire contract. Two, if they need some expert help, they should take the help. And three, if they need clarity, they should directly talk to the employer. एग्जैक्टली आप पहले ही अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी क्लॉज में, आपको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये कौन सी लीगल टर्म आ गई, यू टॉक टू द एम्प्लॉयर, आप ऑन द स्पॉट नेगोशिएट करो। इससे एटलीस्ट एम्प्लॉयर भी हमेशा थोड़ा प्रेशर में रहता है कि ऐसी इज स्मार्ट पर्सन, तो आप उसके साथ कुछ गलत वैसे भी नहीं कर सकते। तो स्मार्ट रहना और आई थिंक लीगली अपडेटेड रहना इज नो रॉन्ग, कोई गलत चीज नहीं है ये। एंड आई थिंक यू शुड, एवरीबडी शुड डू इट, ये तो प्रैक्टिस में होना ही चाहिए। Correct. इसके अलावा what are the other red flags which they should look into their offer letter or maybe an appointment letter, which probably typically people overlook in terms of the excitement? हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है एम्प्लॉय को, जैसे अब हॉलीडेज का मैटर हो गया कि कब Okay. कितनी मैंडेटरी हॉलीडेज होती हैं। कई कई एम्प्लॉय, कई कई अग्रीमेंट्स ना साइलेंट होते हैं, लीव्स को लेके, पीएफ को लेके, ग्रेचुइटी को लेके, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम को लेके, बहुत सारे अग्रीमेंट साइलेंट होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो जब अग्रीमेंट साइलेंट हो गया तो इसका मतलब वो डिस्प्यूट वहां पे आना ही आना है। जब एम्प्लॉय बोलेगा कि नहीं मेरे को तो इतनी छुट्टी चाहिए, मेरे को तो ओवर टाइम चाहिए, तो मेरा पीएफ क्यों नहीं दे रहे, ग्रेचुइटी क्यों नहीं वो कर रहे, तो ये डिस्प्यूट आने ही आने हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ये आप जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो सारे आप स्टार्टिंग में ही लिखवा लो, सो दैट कल को डिस्प्यूट ना हो। अगर आपको कोई ऐसा अग्रीमेंट मिल रहा है जो सब पूरा साइलेंट है, जिसमें कुछ है ही नहीं, जिसमें सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं, वो अग्रीमेंट हमेशा आपको डिस्प्यूट ही देगा और कुछ नहीं देगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी सारी जो चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई लोगों के लिए हॉलीडेज इंपॉर्टेंट होती हैं, कई लोगों के लिए पीएफ ग्रेचुइटी ओवर टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो जो भी आपकी आप लिस्ट बना लो कि ये चीजें तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे अग्रीमेंट में आप पहले ही एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर लो कि आप मुझे लिख के दो ये सारी चीजें, और सो दैट कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो एटलीस्ट यू आर सेफ। Correct. Okay. I think probably you have taken a detailed explanation in terms of कि क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए, because at an entry level I think this is important. Once they get into their regular jobs, they are much aware and they get seasoned also.
There are also cases where, probably people have been threatened, where they sign for somebody to help somebody seeking a loan, or somebody is getting, what they call a guarantor. In these cases, what is the technical aspects कि जहाँ पे उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने तो गुड फेथ में साइन कर दिया था, अभी मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त का ये सिचुएशन है, तो इन दोस केसेस क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, गारंटर अगर आप बन रहे हो तो देखो बहुत स्पेसिफिक लॉ है। गारंटर बने हो तो गारंटी ली है तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसमें कोई एस्केप नहीं है। इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम कोर्ट में श्योरिटी देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो इंसान जो कोर्ट में श्योरिटी दे रहा है वो श्योरिटी दे रहा है कि मैं इस इंसान को लेके आऊंगा कोर्ट में, और अगर वो नहीं लेके आ पाता तो उसने जो भी पेपर्स दिए होते हैं, अपनी गाड़ी की आरसी, अपनी एफडी या XYZ, जो भी श्योरिटी के तौर पे दिया होता है, वो कोर्ट क्या करती है, वो उसे जब्त कर लेती है। तो बहुत सिंपल लॉ है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अगर आपने गारंटी ली है तो यू विल हैव टू, आप पे लायबिलिटी आएगी ही आएगी, एंड आपको वो बियर करनी पड़ेगी। सो बहुत सोच समझ के गारंटी लीजिए। दोस्ती यारी में मत करिए कि मैं गारंटर बन जाता हूँ। चलिए, ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास 138 के चेक बाउंस वगैरह के केसेस में, ऐसे केसेस हैं मेरे पास कि गारंटर ने पे किया हुआ है। तो गारंटर, और सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए, क्योंकि बीच में कोविड का टाइम था, और कोविड में काफी लोगों की डेथ हुई थी, और कोविड के टाइम पे जो मेन जिसने पैसे एक्चुअली में लिए थे उसकी डेथ हो गई थी, तो गारंटर फंस गया था बीच में। गारंटर हैज टू पे। जो चेक बाउंस का केस हुआ था वो गारंटर पे हुआ था, गारंटर ने अपने चेक्स दिए हुए थे। तो आप समझिए इस बात को कि बाय चांस अगर उस बंदे की डेथ हो गई या उसका दिवाला निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो फंसेगा कौन? आप ही तो फंसोगे, ऑब्वियसली बात है। और गारंटर बन के आप सामने वाली पार्टी को एक ओपन राइट दे रहे हो अपने ऊपर केस करवाने का, क्योंकि अगर आप गारंटर बन गए तो सामने वाली पार्टी के पास ओपन राइट है कि वो आप पे केस कर सकता है, तो आप केस में फंसोगे ही फंसोगे। तो बहुत सोच समझ के गारंटी लीजिए आप। सो इट्स एन क्लियर कट इंडिकेशन कि बहुत क्लैरिटी के साथ आपको इस पे आगे बढ़ना चाहिए। राइट, 100%। ओके, एनी स्पेसिफिक केस वेयर यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस में लोग सही में अनड्यू फंस जाते हैं, एंड देन प्रॉब्ली यू फाइंड अ वे आउट। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे आप कुछ बताना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत 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 सारे केसेस हैं, हर एस्पेक्ट के केसेस हैं। आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ले लीजिए, वहां पे आजकल हस्बैंड और उनकी मदर, उनके फादर, उनकी सिस्टर फंसी हुई हैं। जब भी कोई लड़की केस डालेगी तो वो तो स्टीरियोटाइप्ड है कि हस्बैंड तो फंसेगा, साथ में उसकी मदर भी फंसेगी, फादर भी फंसेंगे, उसकी बहन होगी वो भी फंसेगा, भाई होगा वो भी फंसेगा। फंसना इज डिफरेंट, लेकिन भाई पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगेंगे, फादर पे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लगेंगे। तो ये इतने ज्यादा लेवल पे ये चीज फैल चुकी है, मतलब कैंसर की तरह फैल रही है ये चीज, और इस पे कोई लगाम नहीं है, इस पे कोई रोक नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप, वुमेन राइट्स तो हैं लेकिन मेन के पास कोई राइट नहीं है। तो अगर वुमेन के साथ कुछ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो मुझे लगता है आजकल ऐसी सोसाइटी है कि वुमेन के साथ तो होता ही है, और बहुत सालों से हो रहा है, आज भी हो रहा है। और वुमेन के लिए तो लॉज चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये जो मिसयूज है इसको आप कैसे बैलेंस करोगे? आई थिंक इसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आना चाहिए, बिकॉज ये जो बीमारी है ये बहुत बढ़ रही है आज के टाइम पे, कि अगर फंसा दो मतलब, और कोर्ट भी जानता है कि फंसा रखा है। एक जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ना, वो साफ दिख जाता है, जिसमें एविडेंसेस होते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि ये एक जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जहां पे किसी की मदर इन लॉ ने क्रूलिटी की है, फादर इन लॉ ने क्रूलिटी की है, वो केसेस दिख जाते हैं। लेकिन सिर्फ टॉन्ट्स मारना या एक नॉर्मल लाइफ में, मुझे लगता है आजकल हमारे पेरेंट्स और हमसे भी कितनी बार लड़ाई होती है। मेरी खुद की मदर, मेरे खुद के फादर मेरे पे कितने टॉन्ट्स मारते होंगे। तो ये एक नॉर्मल जो लाइफ है, इसको एग्जैजरेट करके उसका क्रिमिनल एंगल देना, ये आई थिंक बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, और इसका कोई रोक नहीं है आज के टाइम पे। तो आई थिंक एक तो ये बहुत ज्यादा मिसयूज है, और आई थिंक सबसे ज्यादा मिसयूज तो यही है अभी के टाइम पे, अगर मैं बात करूं। Okay, so in this situation, assuming there is a young couple or maybe somebody is into a relationship, is there a way out, or is there any red flag which either of the partners should be looking at to manage it better? देखिए, रेड फ्लैग, देखिए, देयर इज अ वे आउट, डेफिनेटली देयर इज अ वे आउट, बट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। मतलब जो स्टार्टिंग की हैरेसमेंट है वो तो झेलनी पड़ेगी ही, उसका कोई उसका कोई लूप वो नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप हस्बैंड हो और हस्बैंड के पेरेंट्स हो, आपके ऊपर केस हो गया है, तो जब आप निकलोगे डेफिनेटली होगा कुछ नहीं केसेस में। अगर वो जेन्युइन केस नहीं है, अगर फेक केस है, तो होगा कुछ नहीं केसेस में, अल्टीमेटली सेटलमेंट ही होनी है, या फिर आपको बरी कर देंगे कोर्ट। लेकिन वो जो इतने सालों की जो कोर्ट के चक्कर है, जो लॉयर्स की फीस है, और जो टेंशन है, और साथ में आप रीमैरी
नहीं कर सकते बिकॉज आप डिवोर्स नहीं हो अभी। जब तक इंडिया का लॉ है कि जब तक आप डिवोर्स नहीं लेते तब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। तो अगर हमारे देश में 10-10 साल लग जाते हैं डिवोर्स लेने में, तो अगर एक इंसान के 10 साल खराब हो गए तो आप उसको कॉम्पनसेट कैसे करोगे? तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा आज की सोसाइटी में फैल रही हैं। तो आई थिंक वे आउट तो है, बट जो वे आउट है वो जस्टिस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिस है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान की आधी जिंदगी या गोल्डन टाइम खराब हो जाता है, मुझे लगता है। Correct, correct. Since you have been dealing with this complicated cases and more so into divorce and everything, it's an apathy to talk about this. But do you see a transition in terms of the social change where, if you look at our parents' time or maybe 10, 20 years back in today's time, is the divorce rates going high? Yes, divorce rates are going high. In fact, एंड डिवोर्स आजकल मेट्रो सिटीज में तो बहुत नॉर्मलाइज भी हो गया है। मतलब Yeah, आप देखो 20 साल पहले शायद डिवोर्स एक बहुत बड़ा टाबू होता था कि correct. डिवोर्स हो गया तो क्या, जैसे पता नहीं क्या हो गया। आजकल डिवोर्स में कम से कम एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत नॉर्मल हो चुका है। नोबडी केयर्स। दिल्ली में भी अगर डिवोर्स हो गया, हु केयर्स, इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, मेरे को लगता है कि जहाँ जो रूरल एरियाज हैं आई थिंक वो अभी इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर पाए हैं, बट मेट्रो सिटीज में तो इट्स वेरी नॉर्मल। और डिवोर्स रेट जो हाई हो रहे हैं उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं आज के टाइम में। मुझे लगता है नंबर वन इसकी आज वुमेन इंडिपेंडेंट है, सबसे बड़ा रीजन तो यही है। और अगर क्योंकि आज वुमेन किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद कमा भी सकती है और खुद बच्चे भी पाल सकती है और खुद घर भी संभाल सकती है एंड सब कुछ खुद कर सकती है। तो उसको अगर उसको जरूरत नहीं है आज के टाइम पे किसी की, तो वो झुकना नहीं चाहती। वो क्यों किसी की ताने सुने, या वो क्यों 24 घंटे किचन का काम करे, या वो सिंगल हैंडेडली क्यों पूरा घर संभाले। शी वांट्स अ सपोर्ट। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आई थिंक ये डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज गुड ऑल्सो। सोसाइटी सोचती है कि डिवोर्स हो गया, और हाँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि लोग बोलते हैं, कपल को बोलते हैं वकीलों के चक्कर में पड़ गए तो मरवा ही देंगे। तो ऐसा नहीं है। डिवोर्स अगर आप थोड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव देखो तो मर्डर कर, क्योंकि आजकल मर्डर के केसेस भी आ रहे हैं कि वाइफ ने मर्डर कर दिया या हस्बैंड ने मर्डर कर दिया या सुसाइड कर लिया। मर्डर और सुसाइड से बेटर है अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। वेरी सिंपल। ये सारी गेम प्लानिंग और ये सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने से अच्छा, अगर आपका ऑलरेडी बाहर अफेयर चल रहा है, लवर है, आपको उसी के साथ रहना है, उसके साथ जाओ, आप डिवोर्स दे दो। लेकिन इन सब चीजों में मत पड़ो कि आपने मर्डर कर दिया। कितने सारे मर्डर केस आए थे, ब्लू ड्रम वाला केस आया। True, true. उसके बाद भी आई थिंक 2-3 केसेस और अभी आए हैं। अभी रिसेंट भी एक केस आया है जहाँ पे लड़के की पूरी बॉडी को ग्राइंड करके फेंक दिया है। Oh, अभी रिसेंट केस आया है, मैं नाम भूल रही हूँ उस केस का। तो एटलीस्ट आप इन सब चीजों में मत पड़ो। एंड सुसाइड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो मैट्रिमोनियल अपने रिलेशनशिप से परेशान होते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस सुसाइड करने से और क्रिमिनल एक्टिविटीज में घुसने से अच्छा है डिवोर्स ले लो। डिवोर्स अच्छी चीज है, कम से कम आपको नहीं रहना, आप अलग हो जाओगे, अपनी अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से जियो, किसी को कोई हार्म नहीं है उस चीज में, रादर देन गोइंग इनटू ऑल दीज थिंग्स। you're saying like it's like a surgery which will separate the gandaki, separate the disease and एग्जैक्टली। इफ यू डोंट, bring इफ it यू, into healthy. हाँ, और आई थिंक जो पेरेंट्स है, सोसाइटी है, उनको भी डिवोर्स नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं, कई लड़के ऐसे होते हैं, वो अपनी फैमिली की डर की वजह से जो है वो डिवोर्स नहीं लेते। वो सोचते हैं इसको मार ही Absolutely. दो, कि इसको मार दो तो मुसीबत ही खत्म हो जाएगी। तो ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि सोसाइटी को भी नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि भैया तुम खुश नहीं हो तो अलग हो जाओ, लेकिन कम से कम, क्योंकि आजकल मेंटल हेल्थ इतना बड़ा इशू बन चुका है ना, इतना बड़ा इशू बन चुका है कि हर 5वां बंदा डिप्रेशन या ऐसी किसी चीज से गुजर रहा है। आपको कुछ नहीं पता किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो एटलीस्ट बीइंग अ सोसाइटी या अपने बीइंग अ पेरेंट या अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल रखने के लिए जस्ट नॉर्मलाइज दीज थिंग्स कि ठीक है, अगर कुछ है तो आप अलग हो जाओ, हमें कोई इशू नहीं है। उनको आप बैठ के समझा सकते हो, उनको सिंपैथी दे सकते हो। इससे दिमाग में बहुत सारी चीजें इंसान की जो होती हैं वो डाउन जाती है, थोड़ा व्यक्ति एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। एंड रादर देन गोइंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज, आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन है। Correct. I think society at large, because they don't have this perspective which you guys have, you as lawyers and advocates, कि ये आपने जो 5% का थिंकिंग पैटर्न दिखाया है जहाँ पे 95% लोग नहीं सोच पाते हैं, they just look at the social aspect, the family aspect, but they are not looking at the 5% aspect which is going to be getting into the criminal and suicide and other troubles, which they are एग्जैक्टली, never looking at it. जो आपने एग्जैक्टली। बताया, I think makes a major difference. Game changing बताई सर आपने.
मैम यहाँ पे पुलिस केसेस की बात होती है, जहाँ पे कई जगह पे ऐसा सुना गया है कि किसी मैटर में कहीं पे कुछ हेल्प की थी तो पुलिस का फोन आ गया, यंगस्टर्स एंड probably for your friends and family when you stand up you again get a call. In this situation there is one thing which is a fear psychosis कि यार पुलिस का फोन आ गया, अभी मैं क्या करूं? व्हाट इज द प्रूडेंट अप्रोच, क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? इफ यू आर राइट, हाउ डू यू डील दिस? All right. So देखिए two things now in this situation क्योंकि it depends on the person to person. कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा fearless होते हैं, उनको डर नहीं लगता, वो बोलते हैं कि I'll handle. कई लोगों को इतना experience होता है जिंदगी में कि वो कहते हैं कि तो कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, जाके देखते हैं तो कुछ लोगों का जो अप्रोच होता है वो इस तरह से होता है कि they are fearless, they go, they handle and जहां पे जरूरत पड़ती है दे अप्रोच अ लॉयर, वहाँ चीजें हैंडल कर सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे यूथ होते हैं जो जिनको पता नहीं, जिनको जीरो नॉलेज है, उनको कुछ नहीं पता एंड वो घबरा गए कि भाई पुलिस का फोन आ गया. विटनेस, अगर विटनेस बन गए, विटनेस में ही पुलिस का फोन आ गया, तब भी घबरा जाते हैं कि अरे मैं तो विटनेस बन गया, ये हो गया. तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप लॉयर से कंसल्ट कर लो. सबसे पहले आपको ये काम करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप किसी लॉयर से कंसल्ट करो. क्योंकि आपको जब जीरो नॉलेज है तो आप ऑब्वियसली बिना नॉलेज के अगर कहीं जाओगे तो ऑब्वियसली वहां से आप वापस हार के ही आओगे. तो आप कुछ ना कुछ अपने लिए ऐसा गलत कर लोगे. हर केस का जो फाउंडेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप ओके, जाके कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर लोगे जो अल्टीमेटली आपको बैकफायर करेगा ही करेगा. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको जीरो नॉलेज है तो आप डेफिनेटली एक लॉयर से कंसल्ट कर लो. और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, मतलब 95% ऑफ टाइम्स आप ये भी कर सकते हो कि आप पुलिस स्टेशन मत जाओ. अगर आपको बुला रहे हैं फोन करके तो आप मत जाओ, यू सेंड योर लॉयर, आप उनको भेज दो आपके बिहाफ पे, या किसी और को भेज दो. अगर आप इतना ज्यादा डर रहे हो कि आपने यू नो कि क्या हो गया है और आपको बहुत डर लग रहा है इन सब चीजों से, तो या तो आप लॉयर को भेज दो पुलिस स्टेशन, लॉयर विल हैंडल एवरीथिंग. या फिर अगर लॉयर भी नहीं करना है तो आप अपने फैमिली में से किसी को, अपने बड़े भाई को या अपने किसी फ्रेंड को अप्रोच करके आप उनको पुलिस स्टेशन भेज दो कि भाई जाके पता करके आओ कि क्या हुआ है. तो पहले तो रूल नंबर 1 इज सारी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि कौन कंप्लेंट हुई है या एफआईआर हुई है. एफआईआर हुई है तो कौन से सेक्शंस हुए हैं, आपका रोल क्या है उस पर्टिकुलर केस में, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है. कि आप विटनेस हो, कि आपको एक्यूज्ड हो या आप मेन एक्यूज्ड हो, कि आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या फिर जो भी आपका रोल है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है. नंबर 1 इज अपना रोल पता करो कि आपको बुलाया किस लिए जा रहा है. तो वो या तो लॉयर आपका जो है वो पता कर सकता है या आपकी फैमिली में से कोई जाके पता कर सकता है. वंस यू नो कि आपका रोल क्या है, उसके हिसाब से देन यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी कि भाई ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. दूसरा, अगर आपको विटनेस के लिए बुलाया जा रहा है कि आप कॉलेज में हो, लड़ाई हो गई है किसी साथ और आप विटनेस हो, आपने देख लिया है, अब पुलिस तो आपसे पूछताछ करेगी ऑब्वियसली बात है, और आपको नहीं बनना है विटनेस, तो आपके पास ये राइट है, आप डिनाई भी कर सकते हो कि भाई ओके, मुझे गवाही नहीं देनी है, मुझे विटनेस नहीं बनना, तो मुझे इन सब केसेस में नहीं पढ़ना. अगर ऐसा भी आप बोलोगे, आपकी कंसेंट के बिना आप विटनेस नहीं बन सकते. तो ये सारी चीजें आपको एक लॉयर बहुत अच्छे से गाइड कर देगा. तो बिल्कुल हेल्पलेस हो, डायरेक्शन लेस हो तो प्लीज अपने आप कुछ मत करो, एक लॉयर से हमेशा कंसल्ट कर लो. ओके. सो डू दे हैव द अथॉरिटी और मे बी सॉरी वुड से लिबर्टी टू से नो टू द पुलिस? यस, 100%. अगर आप विटनेस हो तो आप मना कर सकते हो कि आपको नहीं विटनेस बनना है और आप नहीं जाना चाहते पुलिस स्टेशन. या फिर ऐसा कोई क्राइम आपने किया है जिसमें 3 साल की सजा है या 2 साल की सजा है, जो बेलेबल है, या फिर बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं क्राइम के. तभी मैं बोलती हूँ कि पहले रोल पता कर लो. रोल के हिसाब से आपको सेक्शन पता चलेगा, सेक्शन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, सेटल हो सकता है, सेटल नहीं हो सकता. वंस आपका रोल आपको पता चल गया, आपकी सारी आगे का जो प्लानिंग है वो क्लियर हो जाएगी. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. करेक्ट. ये बिकॉज द रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज हमें बहुत सारे डीएम्स आए हैं. हम बॉलीवुड देखते हैं, फिल्मों से हमें काफी सारी चीजें जनरली पता चलती कि वो गलत है. इट्स जस्ट ड्रामेटाइजेशन ऑफ द थिंग. और उसी के कारण यहाँ बहुत सारे सवाल आए. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजन वी आस्क्ड दिस. Today we are in social media, we are in the digital world. Online abuse, online threats, this is also happening at a large level. In these cases we have been saying about digital arrest and all that. इसके लिए तो बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है. बट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो अब ऑनलाइन फ्रॉड के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. जैसे आपने कहा कि
अभी बीच में बहुत ज्यादा डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा वो हुआ था कि वो आपके माइंड के साथ इस तरह से दे खेलते थे कि आपको लगता था कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो, जबकि एज पर द लॉ डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज नहीं है। डिजिटल अरेस्ट इज नथिंग, कहीं लॉ में डिजिटल अरेस्ट डिफाइन नहीं है, ना आज तक कभी पहले किसी का पुलिस वाले ने डिजिटल अरेस्ट किया, ना कभी फ्यूचर में होने वाला है डिजिटल अरेस्ट। तो नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं विक्टिम मतलब बन ही जाओगे, मुझे लगता है। सेकेंडली आजकल जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है एंड बहुत सारे टॉपिक्स पे जैसे हम लोग भी बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आपका कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट आ सकता है, आपके ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल, जैसे कमेंट्स कर देते हैं। वैसे तो नोबडी गिव्स अ डैम कि चलो ठीक है कमेंट कर दिया, वो इसलिए आप बच गए क्योंकि द अदर पर्सन इज नॉट गिविंग अ डैम। लेकिन अगर उसने उस कमेंट का स्क्रीनशॉट निकाल के प्रोफाइल चिपका के अगर तुम्हारी साइबर कंप्लेंट कर दी ऑनलाइन, तो आप फंसोगे ही फंसोगे। सेकेंडली ये होता है छोटे मोटे डेफेमेशन के। तीसरी चीज आती है जब आप लड़कियों को ऑनलाइन गालियां देते हो, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट रंडी ये सारी चीजें बोलते हो ऑनलाइन। अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट कर दी ना, तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी होने से कोई नहीं रोक सकता उस टाइम पे। तो ये छोटी छोटी चीजें ना लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। जनरली जो लड़कियां हैं या अदरवाइज भी कोई एक्ट नहीं करता ऑनलाइन चीजों पे, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बट मुझे लगता है अगर रिएक्ट करने पे आए तो इट्स अ बिग इशू आज के टाइम पे। और अदरवाइज भी जैसे मैंने अभी ब्रांड कोलैबोरेशंस हो रहे हैं आजकल, बड़े बड़े ब्रांड्स बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि आप प्रमोट करो। इन्फ्लुएंसर्स डोंट नो कि आप पे केस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दिया जिससे किसी को हार्म हो गया और उसने आपका नाम ले लिया कि मैं तो इसकी बात सुन के मैंने तो प्रोडक्ट खरीदा था, तो आपके ऊपर भी केस हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर्स डोंट नो एंड ये ऐसे केस हुए हैं। और मैंने एक रील भी बनाई है, आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखना, ये एक मैंने रील भी बनाई है, ऐसा केस है, मैंने केस का नाम भी दिया है उसमें। राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट इट इज देयर। तो इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल, बट ये छोटी छोटी चीजें जो लोगों को पता नहीं होती। तो ऑनलाइन भी आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी को कुछ कमेंट या ट्रोल कर रहे हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपनी लिमिट्स में, बाउंड्रीज में रह के आप कमेंट करिए, क्योंकि मुसीबत कभी भी पूछ के नहीं आएगी, और अगर आ गई तो आप फंस जाएंगे। Correct, correct. So in this case, what should be the right approach, prudent approach for that influencer or for somebody who's into taking up that step कि मुझे ये करना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? What should be the right approach? देखिए या तो आप डिस्क्लेमेर डाल दो दैट फर्स्ट यू यूज दिस प्रोडक्ट एंड देन आप ट्राई करो एंड देन आपको अच्छा लगे तो आप लो, राइट। डिस्क्लेमेर डाल दो कि कुछ भी जो आपको सेव कर पाए इन सब चीजों से, ये सारी चीजें। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो आप रिसर्च करके ही उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट डालो, या उस रिसर्च मतलब पूरा प्रॉपर कि भाई अच्छा है कि नहीं है, कोई हार्मफुल तो नहीं है, या किसी से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आप एडवर्टाइज करोगे जहाँ पे लोगों को हेल्थ इश्यूज आने लग गए, तो डेफिनेटली आपको तो फंसना ही है। क्योंकि आप जितने भी सेलिब्रिटीज है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनका नाम आ ही जाता है, क्योंकि वो लोग उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं खुलेआम, राइट। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। वो तो एक्शन हो नहीं रहे हैं इसलिए सब बच रहे हैं। अगर एक्शन होने पे आए तो ये राइट है सबके पास। इवन एक छोटे से कंज्यूमर के पास भी राइट है। फॉर एग्जांपल, एक फेयर एंड लवली की क्रीम भी अगर वो लगाते हैं और फेयर एंड लवली ने एक गलत एडवर्टाइजमेंट दिया है कि आप गोरे हो जाएंगे इसको लगाने के बाद, और अगर वो कंज्यूमर गोरा नहीं हुआ तो वो भी फेयर एंड लवली पे कॉम्पनसेशन डाल सकता है, वो भी क्लेम कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आप बीच में इन्फ्लुएंसर बन के उसको प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नाम भी कहीं ना कहीं ड्रैग होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें अभी नहीं हो रही क्योंकि लोगों को पता नहीं है और लोग कर नहीं रहे। बट ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑनलाइन अगर आप चीजें यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस चीज के, आपने जैसे ऑनलाइन मुझे बहुत सारी चीजें हो रही है आजकल। तो ऑनलाइन हनी ट्रैप हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, लड़कियों की न्यूड, आईटी एक्ट कितना ज्यादा, लड़कियों की न्यूड फोटोज वो एआई बना के उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। तो आई वुड ओनली से कि क्योंकि हमारे देश में अभी ना
ये डिजिटल लॉ इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। छोटे मोटे लॉज हैं हमारे पास, पर अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज को वो रोक पाए। हालांकि करेक्ट। इतना स्ट्रांग तो है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़की की कोई फोटोग्राफ लीक हो गई है या वीडियो कोई लीक हो गई है, तो इतना स्ट्रांग तो है कि फटाफट सारे पोर्टल्स में से, अगर आप हाई कोर्ट में रिट डालोगे, फटाफट सारे पोर्टल्स में से उनको नोटिस चला जाएगा और वो सारे लिंक हटा दिए जाएंगे। इतना तो है लकीली। लेकिन अब उसको कौन कर रहा है, उस बंदे को पकड़ना, क्या पता कोई इंडिया के बाहर से कर रहा हो, क्या पता पूरी चेन हो, यू नेवर नो। तो इंडिया के लॉज अभी इतने स्ट्रांग नहीं है। तो लड़कियों को भी मेरी एडवाइस है कि जब तक हमारे पास लॉज नहीं है हम कुछ कर नहीं सकते, आपको खुद ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और सारे जितने भी लोग सभी आजकल ऑनलाइन सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको खुद ही प्रिकॉशन लेना पड़ेगा इन सब चीजों में, सो दैट आप कहीं ऐसी सीरियस चीज में ना फंसो। So, Kanika ji, in this case, assuming somebody is 18, 20-year-old, लड़के या लड़की जो भी है, what is one or two piece of advice, you being a professional lawyer, क्या सुझाव देंगे उनको, क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं लड़कियों को एडवाइस दूंगी कि यू हैव टू बी, आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप थोड़े से अपने सेंसेस को ओपन रखिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो प्लीज भावनाओं में बह के डू नॉट गिव योर न्यूज, डू नॉट गिव योर वीडियोज, या ऐसी चीजें आप ऑनलाइन मत करिए जो जिसका एक वीडियो बन जाए और बाद में वो मिस यूज हो जाए। तो ये तो मैं छोटी लड़कियों को जरूर एडवाइस दूंगी, क्योंकि जो छोटी लड़कियां होती है, जैसे 18-19 साल की छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है इन सब चीजों को, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं होता है इन सब चीजों का कि दुनिया कैसी है। उनको नहीं पता अभी कि वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन पे अपने आप को खुद ही दे रही है किसी को। तो अल्टीमेटली मैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स साउंड करूंगी यहाँ पे, बट सिंस हमारे पास उस लेवल के अभी लॉज नहीं है या हम उसको रोक ही नहीं सकते, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी जब वो लेवल आ जाएगा इस देश का, तब मैं प्रॉब्ली सिचुएशन में होंगी, बोलूंगी खुलेआम जो करना है करो। True. बट अभी की सिचुएशन जो मुझे लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फंसती है वो बेचारी लड़की फंसती है। Correct. और इस अभी भी मैं मानूंगी इस देश में ऐसी मेंटालिटी है कि सबसे ज्यादा नुकसान लड़की का ही होता है, चाहे रेपुटेशन का या अदरवाइज। एक लड़का बहुत जल्दी मूव ऑन हो सकता है इन सब चीजों से, बट एक लड़की इन चीजों से मूव ऑन होने में काफी टाइम लग जाती है। हो सकता है कई लड़कियां ना भी हो पाए, यू डोंट नो, राइट। सो मैं लड़कियों को तो खासकर ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज थोड़ा सा अपने आप को आप प्रिकॉशन बरतिए इन सब चीजों में। लड़कों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि लड़कों को दो तरह की एडवाइस बेसिकली मैं दूंगी। पहला तो ये कि प्लीज बी अ जेंटलमैन, ये सब चीजें मत करिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं हमारे पास जहाँ पे लड़का लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई तूने ये नहीं किया तो ये कर दूंगा, तेरे घर पे बता दूंगा, तेरी न्यूज सर्कुलेट कर दूंगा, या ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं कि तेरी चैट्स वायरल कर दूंगा, ये सब कर दूंगा, तेरी शादी तोड़वा दूंगा एंड ऑल, ये सारी चीजें। तो पहले तो प्लीज बी अ जेंटलमैन, ये सब चीजें मत करिए। अगर आप करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी में फंस सकते हैं और आपको जेल हो जाएगी, और जेल होगी 500% होगी। वो तो लड़की की हिम्मत नहीं होती होगी शायद कि वो कंप्लेंट नहीं कर पाए, लेकिन अगर कंप्लेंट हो गई तो आपको जेल हो जाएगी। तो पहली एडवाइस तो ये कि भाई बहुत छोटे हो अभी, और क्योंकि जनरली क्या होता है कि छोटे बच्चे इन सब चीजों ज्यादा फंसते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, उनको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता, उनको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता कि भाई जेल भी हो सकती है इस चीज में। ये तो ऐसी छोटी मोटी चीज लगती है तो जेल भी हो सकती है। तो ये लड़कों को समझाना बहुत जरूरी है, छोटे बच्चों को, 18-19-20 साल के कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग लड़कों को, कि जेल हो सकती है और आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। और पेरेंट्स को भी आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल आता है, उनको भी समझाना चाहिए। दूसरी बात मैं बोलूंगी कि जो लड़कियां जो फॉल्स केसेस कर रही है उनसे भी बचो। खुद तो ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्टिविटी मत करो, लेकिन लड़कियां जो फॉल्स केसेस कर रही हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले केस देखा था जहाँ पे एक छोटे से बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। वो ग्रुप में कुछ बात चल रही थी किसी लड़की के बारे में, एंड वो थे बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे, और पूरे ग्रुप में बात चल रही थी और उस लड़की ने उसको थ्रेट दिया था कि अच्छा तूने मेरे को थ्रेट दिया है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तूने मेरे को सेक्सुअली हैरेस किया है, असॉल्ट किया है, अब मैं तेरी कंप्लेंट कराऊंगी। और वो लड़का बेचारा इतना डर गया, उसने जाके सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत शॉकिंग साउथ दिल्ली का केस था ये, एंड ये बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। और उसके बाद से मैं भी सबको ये एडवाइस करती हूँ लड़कों को कि भाई ऐसी चीजों से बचो, अपने पेरेंट्स से बात करो, और किसी भी लड़की को कोई वादा मत करो, कोई झूठा प्रॉमिस मत करो कि मैं शादी करेंगे, कि हम तो शादी कर लेंगे बाद में, और झूठे प्रॉमिस के बेस पे कोई रिलेशनशिप मत बनाओ। और बाकी अपने साथ सारी चार्ट्स रखो, सारे एविडेंसेस रखो, कल को अगर कुछ होता है
तो वो चैट्स वगैरह सब काम आएंगी आपके कि भाई आपने कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की है, राइट। और इसके बाद अगर कोई लड़की अगर आपसे आपको ब्लैकमेल करे, आपको थ्रेट करे कि भाई मेरे को इतने पैसे चाहिए वरना मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि दिस इज एक्सटॉर्शन। ये एक्सटॉर्शन में आता है और इमीडिएटली आप उस लड़की की कंप्लेंट कराइए। आप वेट मत करिए कि वो आप पे पहले केस करे सेक्सुअल असॉल्ट का या रेप का या हैरेसमेंट का। आप पहले जाके एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट कराइए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। Oh, pretty important because I think common man will never ever just understand. हाँ, Okay, बिल्कुल, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि भाई ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उनको आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं करोगे उनके साथ, जब तक आप उनको इंस्टेंसेस नहीं बताओगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी हो सकता है। correct. While talking to you, we are realizing that we are not done enough homework talking to you because जिस तरह से आप एक ही बार एक चीजें खोल रहे हैं, we think यार हमने तो ये टच ही नहीं किया, हमने तो ये टच ही नहीं किया। एंड आई थिंक अगर प्रैक्टिकली हम चाहते हैं आपसे बात करें तो भी तो 12 घंटे आई की थिंक वील डू अनदर जो कोलैब। जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आई थिंक वन बाय वन लेयर यूर टॉकिंग एंड आई थिंक वी फील इनसफिशिएंट। हम सोच रहे हैं कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं, यहाँ पे हमने काम ही नहीं किया है। आई थिंक फैंटास्टिक द वे यू बीन एक्सप्लेनिंग। आई मीन वी आर फीलिंग इनएफिशिएंट राइट नाउ, ट्रस्ट मी। आई थिंक वी आर नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू, बट हमें लग रहा है कि हमें इस पे बहुत काम कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी की बहुत सेवा हो सकती है। राइट, राइट। We are not touched upon startups, we are not touched upon social media, we are not touched upon serious reasons. And I तो think बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट यूथ के लिए तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट ये कुछ चीजें हैं जो उनको बताना। और ये मैं पर्सनली, मेरे को लगता है कि ये चीजें सब हर कोई सब कुछ कर रहा है। सब हम लोग सब कुछ कर रहे हैं यूथ के लिए, यूथ को करियर ओरिएंटेड बनाने के लिए, उनको पॉजिटिव रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल में जो हो रहा है उनको तो हम उन पे तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। उनको कैसे कितने यूथ की जिंदगी खराब हो जाती है केस, गलत केस में पड़ के। और इस चीज को कोई टच भी नहीं कर रहा है, ना इस चीज के ऊपर कोई पॉडकास्ट है, ना कोई कैंपेनिंग है, ना कुछ और है। बट हम लगे पड़े हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि अपना करियर बनाओ, अपना एक करियर से अलग दीन दुनिया भी कुछ है जो उन्हें समझाना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें ना स्कूल में नहीं आती, ना ही ये सब चीजें कॉलेज में आती है। ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि ताकि इस तरह की चीजें ना हो। Karikeji, I think I would like to take 30 seconds here and want to congratulate you on this. One is थैंक यू सो you मच। understand the law. Two, you have an expertise on this. Three, you've seen this thing practically. You faced this and you help people to come out of it. And four, being of the young generation, you have the balance of both the things. एक prudence है आपके पास, एक understanding है youth के बारे में, and you have seen the world yourself. I've kept this lot of questions aside. I want you to tell us कि how do you handle this emotional mental turmoil when you see a case, because I understand कि आपका ये प्रोफेशन है, ये आपका पेशा है। Having said that, you are also a human being, day in and day out. How do you face this? सो सी, इनिशियली क्या होता है, इनिशियली आई वॉज ऑल्सो वेरी, मैंने आपको बताया, आई वॉज ऑल्सो वेरी सेंटिमेंटल। आई यूज टू गेट सो मच अटैच्ड टू क्लाइंट्स कि भाई जैसे अब पॉक्सो के केसेस आते थे, माइनर गर्ल्स के साथ गलत हरकतें होती है, ये सारी चीजें होती है। तो आई यूज टू गेट वेरी अटैच्ड, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड दैट अगर मैं अटैच हो जाऊंगी तो मैं अपना काम कर ही नहीं पाऊंगी। बिकॉज ये फैक्ट है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल, जैसे कि डॉक्टर अगर है वो अपने घर में किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, उसको किसी दूसरे डॉक्टर को ही हायर करना पड़ेगा। तो सेम हमारे प्रोफेशन में अगर मैं अटैच हो जाऊंगी क्लाइंट से बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत चीजों को ओवर थिंक करूंगी। मैं बहुत ज्यादा मेरे को डर लगेगा कि मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, तो आई विल बी स्कैर्ड फ्रॉम इनसाइड कि भाई अगर गलत ऑर्डर आ गया तो क्या होगा, तो मैं अपना 100% दे ही नहीं पाऊंगी। सो इमोशनली व्हेन इट इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट एंड लॉयल रिलेशनशिप, आप इमोशनली आप अटैच हो ही नहीं सकते। सिर्फ एक गोल होना चाहिए विच इज वेरी गुड फॉर योर प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन में हो, सिर्फ एक गोल होना चाहिए कि आप उसको इस केस में अपना बेस्ट दे रहे हो और उसको आप बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दिखा रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जिस तरह से हमारा हमारा जो लीगल सिस्टम है, जिस तरह से डिफाइंड है, जिस तरह से बना है, उसमें एविडेंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कई बार क्या होता है कि इंसान सही होता है लेकिन उसके पास एविडेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 50 लाख रुपए कैश दिए, मैंने दोस्ती यारी में आपको 50 लाख रुपए कैश दिए, सेंटिमेंट में आके आपको 50 लाख रुपए कैश दिए। अब उस 50 लाख रुपए की जो कैश है वो तो उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप मुझे वो वापस ना करो,
तो मैं, हालांकि मैं सही हूं, मैं अपने पैसे वापस मांग रही हूँ, लेकिन कोर्ट क्या बोलेगा? गेट आउट। राइट? तो ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास जहां पे इंसान सही होता है लेकिन एविडेंस नहीं होता। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? एक लॉयर क्या ही कर सकता है? एक लॉयर बस इतना कर सकता है कि बेस्ट पॉसिबल जो हो पाए उस केस में वो उस क्लाइंट को लाके दे। ये उसकी जॉब है। तो मैं इस तरह से देखती हूँ इन सब चीजों को, और मतलब अपने प्रोफेशन को या क्लाइंट को मैं इस तरह से देखती हूँ। सेकेंडली, इमोशनली अटैच तो आपको होना ही नहीं है। जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अपनी आंखें बंद करो और भाग जाओ वहां से। तो इमोशनली बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा। सामने वाला बंदा अगर उसको जेल करानी है तो उसको जेल कराओ। क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे वकील होते हैं जो भी आते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते ये देख के कि भाई सामने वाले बंदे को जेल हो रही है। वो देख नहीं पाते कि जेल जा रहा है, मतलब बहुत प्रेशर आता है इन सब चीजों पे। इनिशियली मुझ पे भी आया था कि मेरी वजह से कोई एक्यूज जेल जा रहा है। रातों को नींद भी नहीं आती थी कई कई बार कि मैंने किसी को जेल करा दिया है, अब वो बंदा जेल में है। राइट? या फिर या फिर मुझे लगता है कि वो बंदा सही है लेकिन वो बंदा जेल में है, तो मैं पूरी रात नहीं सो पाती थी कि यार ये बंदा सही है, केस मेरे पास है, इसको जेल हो गई है। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है, आपके हाथ में नहीं है। वो उनकी स्टोरी है, उन्होंने जो किया है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके पास क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस नहीं है, इट्स अ केस। उसमें उसको स्टडी करो और जो बेस्ट है वो क्लाइंट को लाके दो, दैट इज इट। हाउ डू यू डिटेच योरसेल्फ फ्रॉम दिस सिचुएशन? अगर कोई इट ऐसी कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और देखो इस प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आपको इतने धोखे मिलेंगे, इतने धोखे मिलेंगे कि आप ठोकर खा खा के ही पत्थर बन जाओगे। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया, आप क्लाइंट ही आपको धोखा दे जाएगा। बाकी सब तो छोड़ो, क्लाइंट ही आपको धोखा दे जाएगा। कभी आपकी फीस नहीं देगा, कभी कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा, कभी आपके पीछे आपकी बुराई करेगा। आप बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होने लग जाओगे, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है ना, इट्स अ रियल टाइम गेम, मतलब इट्स अ रियल वर्ल्ड। और आप छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट हो गए। आपके पीछे किसी क्लाइंट ने कुछ गलत बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आप जिसके लिए कर रहे हो अल्टीमेटली आपको गाली ही मिलनी है, तो भाड़ में जा। अब तू प्रोफेशन ही लो। तो ऐसे एक्सपीरियंस के साथ ना, और ये होता है ये सब, ये आई एम प्रीटी श्योर जितने भी लॉज है सब बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। बट यूथ को समझाना जरूरी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपकी लाइफ में, तो आपको टूटना तो बिल्कुल भी नहीं है, नंबर वन। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद ही इमोशनली डिटैच हो ही जाओगे। मतलब अगर मैं तो बहुत ही सेंटिमेंटल लड़की थी, अगर मेरे से लड़की डिटैच हो सकती है तो फिर तो आई थिंक कोई भी डिटैच हो सकता है। correct? Do you think in this situation, since because of your profession, you feel a lot of stress and anxiety and a lot of psychological pressure 100%। dealing with and understanding the situation? Because आपको तो सारी स्टोरी जाननी है, जो भी है, चाहे वो जितनी ब्रूटल है, सही है, गलत है, फिर वो आपका प्रूडेंट माइंड उसका एनालिसिस करता है। Do you think that excessive stress will impact your health? 100% इट डज। मतलब इसमें देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आपको इवेंचुअली सीखना पड़ेगा दैट यू हैव टू सेट बाउंड्रीज, कि अपना कोर्ट का काम आप कोर्ट में रखिए और जब घर आ रहे हैं तो आप कोर्ट का काम मत सोचिए, या फिर आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। फैमिली टाइम है तो आप फैमिली टाइम ही दीजिए। ये आपको सीखना पड़ेगा। ये ऐसा प्रोफेशन आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, आपको जीना भी सिखाता है ये प्रोफेशन। तो ये मैं तरीका से लगता नहीं आपको कि आई मीन आई कैन सी फ्रॉम योर कन्वर्सेशन के जब आप किसी से आप काउंसलिंग करते हैं या आप समझ रहे केस को, एंड व्हेन यू गेटिंग द डिटेल्स ऑफ इट, आधे घंटे पहले आपने किसी चीज की बहुत ब्रूटल डिटेल्स जानी है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ एंड गोइंग बैक टू फॉर योर डिनर, हाउ डू डील विद दैट? ये होगा, ये एक्सपीरियंस के साथ होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट समथिंग एक दिन में हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस के साथ होगा और डेफिनेटली ये चीज एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीजें होनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आपको रियलाइज हो जाएगा दैट आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इन सब चीजों से अफेक्ट हो रही है। बिकॉज डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी पुलिस ऑफिशियल्स का प्रेशर होता है, कभी कभी पॉलिटिशियंस का भी, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनका प्रेशर होता है। कभी कभी खुद को भी डर लगता है कि कौन से क्रिमिनल के अगेंस्ट तुम खड़े हो, कौन सी धमकी आ रही है फोन पे, यू नेवर नो, कौन से मेल्स आ रहे हैं। देखो 3-4 मेल्स भी आए थे बीच में, तो बहुत ज्यादा मेंटली ऑब्वियसली स्ट्रेस रहता है काफी सारी चीजों का। एंड कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोर्ट जा रहे हैं, तो भाई 2-3 बॉडीगार्ड लेके चलो, ये पता चले कोई क्रिमिनल आके कि तूने मेरे को अंदर करवाया, अब तू देख क्या करता हूँ मैं।
तो ये सब चीजें हैं, ये प्रोफेशन बहुत ज्यादा गैंगस्टर माफिया टाइप का प्रोफेशन है, मैं मानती हूँ इसको। तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, डेफिनेटली हेल्थ को अफेक्ट करता है, बट यू हैव टू टेक कंट्रोल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने नहीं लिया तो डेफिनेटली आप इस प्रोफेशन में टिक भी नहीं पाओगे। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग मेंटली, यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग कि जो भी आएगा देख लेंगे, इट्स ओके। अगर आप बोल्ड नहीं हो और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप इस प्रोफेशन में नहीं टिक पाओगे। इधर यू विल क्विट, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसे मेंटली कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो जाएगा, बीपी शूट हो जाएगा कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो और सेकेंडली आई थिंक सारे लॉयर्स को ये चीज पता ही है, हम लोग पार्टी भी करते हैं, इसीलिए हम लोग इवेंट्स भी करते हैं। हाई कोर्ट में इतने इवेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतने इवेंट्स होते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। तो सभी लॉयर्स को ये चीज पता है। तो हमने जैसे कोर्ट में जिम भी है, कोर्ट में अब स्टारबक्स भी है, तो आप आराम से अपनी कॉफी इंजॉय करिए। मतलब वी एंजॉय एंड वी वर्क, एंजॉय एंड वी वर्क, क्योंकि अगर हम सिर्फ काम करेंगे ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो ओके। ये अल्टीमेटली आपको बैलेंस करना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न दिस। और ये आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आने वाला है। इनिशियली आप बहुत परेशान होगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप बैलेंस करना सीख जाओगे चीजों को। हमने ये सोचा था कि हम आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे, हमने 25-50 सवालों का लिस्ट बनाया था, पर आपने करीब 5-6 सवाल में पूरा हमारा आज का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो इतना जबरदस्त हुआ, बिकॉज आई यू कवर्ड लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स व्हिच वी वर नेवर अवेयर ऑफ इट, वी आर नोवाइस, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आई थिंक वी रियलाइज टुडे दैट it makes sense talking to you again and again over a period of time, because then we can deep dive into certain aspects which will help people at large. यहाँ पे हम ये पूछना चाहेंगे कि डू यू थिंक people like you who are stressed a lot, will music and meditation help you? 100%, मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू म्यूजिक एंड मेडिटेशन, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। जैसे आई लाइक टू ट्रैवल अ लॉट, सो मैं ट्रैवल करती हूँ। जहाँ जब भी जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं बैग्स पैक करके आई जस्ट गो समवेयर आउट अवे फ्रॉम ऑल द क्योर्स एंड एवरीथिंग। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कई लोगों को योगा पसंद है, कई लोगों को जिम पसंद है, कई लोगों को म्यूजिक पसंद है। तो उस टाइम पे जो आपको अच्छा लगे, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट बी हैप्पी। आप मेंटली स्ट्रेस मत करो, जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। कई कई लोग को आजकल मेरे घर में बहुत ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स देख के आजकल अपने आप को सूट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स देखो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इट्स नॉट लिमिटेड टू म्यूजिक एंड ऑल। जो भी आपको अच्छा लगे, अपनी हॉबीज, क्योंकि यू शुड नेवर, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोफेशन इज ओके बट यू शुड नेवर लीव योर हॉबीज बिहाइंड। आप उनको भी पैरेलली लेके चलो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेंटल हेल्थ आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इश्यूज है। जितने भी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, मतलब नॉट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगर आप देखो, लोग इतना स्ट्रेस में है, इतना स्ट्रेस में है। सिगरेट पे सिगरेट चल रही है, अपना वो माहौल ही अलग है। मतलब मैं देखती हूँ ना, किसी मेरे जो कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो कि मैं देखती हूँ ना यार, इतना डिप्रेस्ड। मतलब ऐसा क्या हो गया है यार जिंदगी में कि मतलब या तो हमारा ये जो पूरा कल्चर है कॉर्पोरेट का, या तो इसमें कोई डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो है। मतलब आई डोंट नो, या तो True. हाँ कुछ तेरे, आई डोंट नो, अभी भी इसमें ज्यादा घुसी नहीं हूँ इस कल्चर में, बट कुछ तो है, देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स पैरेलली, अब हम इनको सॉल्व तो कर नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू इज, जो जितना पास टाइम है, वी कैन बी मेंटली फ्री, या हम खुश तो रह सकते हैं अपने लेजर टाइम में। सो दैट आई थिंक वी शुड डू एंड So how एवरीबॉडी do शुड डू। तरीके जी आप कैसे अनवाइंड करते हैं? सॉरी, हाउ डू यू अनवाइंड आफ्टर अ बिजी डे? अनवाइंड, आई लव ट्रैवलिंग। मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मतलब 2 दिन के लिए चली जाऊंगी, या तो पहाड़ों पे चली जाऊंगी, बीच पे चली जाऊंगी। मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की हुई हैं। एंड तो मेरा अनविंड इज ऑलवेज ट्रैवल। मतलब उससे अच्छा मेरे पास और कोई जुगाड़ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। And for a common man, when we see Bollywood movies, we see courtroom dramas. Are they realistic? नॉट ऑल, नॉट ऑल। मेरे में इनफैक्ट 99% दे आर नॉट रियलिस्टिक। अभी मैंने रिसेंटली जॉली एलएलबी देखा था, विच वाज इतना मतलब इतना हाइपोथेटिकल, इतना हाइपोथेटिकल केस। जो जो स्टोरी है वो रियल हो सकती है, जो केस है वो रियल हो सकता है, बट जिस तरह से दिखा देते हैं कि विटनेस आ रहा है एक ही दिन में, जज अलाउ भी कर देता है कि विटनेस चलो, आप अलाउ कर ही नहीं सकते ऐसे जब तक आप दूसरी पार्टी को, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देंगे,
कि ये विटनेस है, उस विटनेस से पूछा जाएगा आप आ रहे हो कि आप नहीं आ रहे हो, वो विटनेस आएगा, उसके बाद हम बैक एंड पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग विटनेस से सवाल जवाब कर सकते हैं। बट कोर्ट रूम ड्रामा से मैंने देखा है कि ऑन द स्पॉट क्लाइमैक्स पे एक विटनेस पता नहीं कहाँ से आ रहा है, आई विटनेस, तो मैंने तो सब कुछ देखा है दिस दैट, और सब कुछ बोल दिया उसने स्टोरी की तरह। अरे भाई नहीं होता है ऐसा। एक अगर एक मटेरियल, अगर एंड केस के एंड में भी अगर कोई मटेरियल एविडेंस या आई विटनेस आता है, उसका इतना लंबा प्रोसीजर है, हो सकता है पहले तो एडमिट ही ना हो वो पर्टिकुलर विटनेस, कोर्ट अलाउ ही ना करे उसे बोलने के लिए, उसको बुलवाने के लिए इतना लंबा प्रोसीजर है कि उसमें महीनों निकल सकते हैं। और ये कोर्ट रूम ड्रामास में एकदम एंड में जज भी एकदम सुपर हीरो की तरह, हाँ लाओ ठीक है, अरे नहीं होता है ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता। तो 99% तो हाइपोथेटिकल ही है। पूरा ड्रामेटाइजेशन होता है। 100%। ओके। ऐसी कोई मैंने ऐसी कोई सिटकॉम या मैंने ऐसा नहीं देखा। एक जरूर मैंने एक बीच में मूवी आई थी मनोज वाजपेयी की, एक बंदा काफी है, वो थोड़ा सा मेरे को रियल थोड़ा सा थोड़ा क्लोज लगा, बट था वो भी एक्चुअली थोड़ा हाइपोथेटिकली, बट थोड़ा सा क्लोज था। अदरवाइज मैंने आज तक कोई भी ऐसी लीगल सिटकॉम में मूवी नहीं देखी जिसमें 100% सब कुछ एकदम करेक्ट दिखाया हो। Correct. Yeah, I think we wanted to talk to you for a lot of other things, but I think it's a little late, and you're giving enough of time to us. So we wanted to ask you just one or two questions for the youth before we wind up. What is one thing somebody in early 20s should be careful, or in terms of their career or in their life, कि ये चीज non-negotiable in terms of legality? ऑल राइट, सो अगेन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बट मैं जो एडवाइस देना चाहती हूँ यूथ को ओवरऑल, नॉट ओनली द लॉ स्टूडेंट्स, मैं ओवरऑल यूथ को एडवाइस देना चाहती हूँ Correct. कि आज के मतलब नॉट इन द लीगल टर्म्स एक्चुअली, क्योंकि लीगल टर्म्स तो बहुत कुछ है, फिर तो इट्स ओपन वाइड, बहुत सारी चीजें हैं। बट अदरवाइज मेरा जो सबसे बेसिक रहता है यूथ को समझाने के लिए कि आप ये दिस इज द टाइम टू यूटिलाइज, एंड आप डायरेक्शन लेस मत भागो। अगर आप डायरेक्शन लेस रहोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, बिकॉज 20s एक ऐसा टाइम है वेयर यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप आपकी गलतियों पे कोई डांटेगा भी नहीं, आपको कोई टोकेगा भी नहीं, आपको आप गलती भी कर सकते हो, यू आर eligible for mistakes. Like me doing mistakes in the courtroom, I am not eligible for that at this point of time. But when I was in my college, जब मैंने internships की थी तो then I was eligible, मैं कर सकती थी। और तो ये जो टाइम पीरियड होता है 20s का, you have to explore the world, exposure लो, जितना exposure, जो इवेंट मिल रहा है, जो अच्छा कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गो टू द इवेंट्स, गो टू द कॉन्फ्रेंस, डू इंटर्नशिप्स। आई हैव डन दैट मॉल इवेंट्स ऑल्सो, जो मॉल में इवेंट्स होते हैं मैंने वो भी किए हैं, मुझे क्योंकि मेरे पास खाली टाइम था नाउ, अब क्या करें खाली टाइम में, तो आई वांटेड टू अर्न कि चलो पॉकेट मनी लेके आते हैं, तो मैंने वो मॉल में इवेंट्स भी किए हैं। तो ये 20s का जो टाइम है ना, जितना एक्सपोजर आप ले लोगे वो आपके लिए बेस्ट है। सेकेंडली, अभी से आप सोचो कि आपको कमाना कैसा है, क्योंकि डायरेक्शन तो मिल जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, कॉलेज में भी आ जाओगे, कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये जो माइंड है ना वो आपका नैरो रहेगा हमेशा। वो माइंड को खोलो थोड़ा सा, सोचो अल्टीमेटली और एम इज कमाना। तो आप 20 से ही सोचो कि कमाना कैसे है, 500 रुपए कैसे कमाने हैं, 1000 रुपए भी कैसे कमाने हैं। तो अगर आप ये गोल लेके चलोगे ना, इवेंचुअली यू विल डू समथिंग इन योर लेट 20s, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे आई एम श्योर। तो ये सोचो कि कमाना कैसे, ये मत सोचो कि डॉक्टर बनना है, ये मत सोचो कि मुझे तो इंजीनियर बनना है। हाँ इंटरेस्ट है ओके, बट डॉक्टर बन के भी कमाना कैसे है, लॉयर बन के भी कमाना कैसे है। तो आपको ये मैं एडवाइस देना चाहती हूँ यूथ को। तो आई थिंक ये अगर यूथ करेगा तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ कर ही लेंगे फिर अपने लेट 20s तक। तो करेक्ट करेक्ट। एंड करें जी, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ड्रीम, आपका सपना क्या है? नाउ आई वांट टू बी द बेस्ट इन दिस प्रोफेशन। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरे गोल्स हमेशा बड़े 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 होते जा रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वांटेड टू बी एस्टैब्लिश्ड लॉयर, तो व्हेन आई वाज एस्टैब्लिश्ड लॉयर देन आई वांटेड कि मेरे पास बड़े केसेस आए। जब बड़े केसेस आने स्टार्ट हुए देन आई वांटेड कि मेरे पास हाई प्रोफाइल केसेस आए। अब थोड़े बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आए हैं, तो नाउ आई वांट टू बी कि आई एम द वन ऑफ द बेस्ट इन माय प्रोफेशन, सो दिस इज माई रोल। एंड आई थिंक अब मैंने फिगर आउट भी किया है कि अभी ये चीज जो है वो परफेक्शन से आएगी। सो आई हैव टू बी परफेक्ट इन व्हाट आई डू। सो मेरे को रोज एक ही चीज करनी है सो दैट मैं परफेक्ट हो जाऊं किसी चीज में। एंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ कि मेरी क्या क्या कमियां हैं, व्हाइल आर्ग्यूइंग अगर कुछ है या क्लाइंट से डीलिंग के टाइम पे कुछ है, तो आई हैव टू वर्क ऑन माई व्हाट इज, क्या क्या मेरे में लूप होल्स हैं, उन पे काम करूंगी। एंड आई थिंक
जो सक्सेस है वो तभी आपको मिलेगा जब आप परफेक्ट हो किसी काम में, राइट? तो अभी मुझे जो मेरे को अभी तक समझ आया है, तो नाउ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट कि अब मेरे को परफेक्शन चाहिए। कनिका जी, आई थिंक यू बीन सो कैंडिड, बिकॉज कौन आपके लेवल पे पब्लिक डोमेन में ये कहेगा कि आई वांट टू वर्क ऑन माय लूपहोल्स एंड इम्प्रोवाइज एंड बी परफेक्ट? आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू. आई थिंक दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन. आई थिंक दिस सर्व्स द पर्पस जो हमारा यूथ को क्लैरिटी देना चाहिए था, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था. आई थिंक आपने भर भर के दिया है. सो बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक कनिका जी, वी हैव बीन थैंकफुल थैंक टू यू। यू. थैंक यू। You have changed my perception. You have changed our overall perception how lawyers operate. एक लॉयर की जिंदगी में क्या चीजें आती है. आई थिंक एक फर्स्ट एंड इन्फॉर्मेशन आज मिली है. सो थैंकफुल टू यू. आई एम लुकिंग सो फॉरवर्ड मच। टू few more sessions one by one over a period of time. But I think once again, thank you so much for your time. थैंक यू। You've थैंक यू given सो enough मच। time today. Thank you. थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। Thank you.